तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, सब बढ़िया। चलो, पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है, झूठ नहीं बोलो, कोई नहीं पढ़ रहा। ग्रुप बता रहे हैं हम, दो टाइप का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो डेली लेक्चर देख रहा है, ठीक है, और एक दो दिन लेक्चर नहीं आ रहा है तो वो बच्चा कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, सर वीडियो ना आया आपका। एक दूसरा टाइप का बच्चा जिसको घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, वीडियो आए ना आए, लिंक आ रहा है, देख करके छोड़ दे रहा, ना कोई रिप्लाई ना कुछ, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, आई डोंट नो एनीथिंग। बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखो, ऑनलाइन पढ़ना बहुत मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। आसान इसलिए नहीं ना क्योंकि क्लासरूम में डर रहता है कि इधर उधर नहीं देखना है, बात नहीं करना है, जीशान सर कुछ बोल देंगे, कुछ कड़ा बात बोल देंगे, है ना। वो डर वहाँ पे रहता नहीं है। आराम से लेट गए, तकिया लगा करके वीडियो चल रहा है, सर भौंक रहे हैं, हम सुन रहे हैं। 10 मिनट में आने लगेगा नींद, काहे कि फिजिक्स पहले से कमज़ोर है। और दूसरी बात, फिजिक्स से मोहब्बत भी कुछ ज़्यादा है तुम लोग को, बायो रहता तो अलग बात था। अब हो ये रहा है कि वीडियो नहीं देखा है, परेशानी हो जाएगी बाबू, ठीक है, आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले बोलते रहे, ये मत बोलना कि बोले नहीं जीशान बाबू, समझा देते तो शायद पढ़ लेते, हम समझा दिया, ठीक है। आज भी एक बच्चे का मैसेज आया, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, सर ना समझ में आ रहा। कहाँ ना समझ में आ रहा बताओ? तो सर पता नहीं कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा। हम पूछा उससे, कौन सा लेक्चर बताओ, कौन से लेक्चर में कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा? सर तो ना पता। तो लेक्चर देखे तो सर हाँ 2 ठो देखा। अरे बौड़ा, जब 6 लेक्चर अपलोड हो गया, 2 गो देखे हैं इतना दिन में, तो कहाँ से समझ में आएगा? और दूसर का बात कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बोलोगे ना, हम अंतर्यामी तो है नहीं कि घरे घर में घुस के हमको पता चल रहा है कि बचवा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेन बात यही है ना, क्लासरूम में भी तो यही करते थे, नहीं समझ में आया तो टेबल पे पहुंचते थे ना, वैसे ही करो। जहाँ पे नहीं समझ में आए, एक बार मैसेज कर दो, एक बार कॉल कर दो। भले हो सकता है कि उस समय रिप्लाई ना मिले, हाथ में मोबाइल हमेशा तो रहता नहीं है, 1 घंटा बाद आधा घंटा बाद मिलेगा रिप्लाई ज़रूर। तब फिर खैर छोड़ो, पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गया, 2 दिन से अपलोड नहीं हुआ है वीडियो, आज पढ़ लो। टॉपिक का नाम दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? किस बला का नाम है? देखो, बेसिकली तुमको फिजिक्स में 3 फील्ड पढ़ना है। 11th और 12th के लेवल पर कितना फील्ड पढ़ना है? 3 फील्ड। कौन कौन सा फील्ड है ध्यान से देखोगे। एक फील्ड पढ़ना है ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। एक पढ़ना है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पढ़ना है तुमको मैग्नेटिक फील्ड। ना, तीनों फील्ड क्या है, क्या फर्क है, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड था, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। अगर 11th हमसे पढ़ा है तो हम ही पढ़ाया, बाकी का हमको पता नहीं कि जो बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन जो हमसे पढ़े वो उनका ग्रेविटेशन कंप्लीट है। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल है अर्थ, ठीक है। अर्थ, मून और प्लूटो। प्लूटो का नाम सुना होगा। ये अर्थ है हमारा, यहां पर हमारा मून है, और प्लूटो भाई साहब कुछ यहां पर है। प्लूटो का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मून और प्लूटो का साइज लगभग सेम होता है, ठीक है। अब अर्थ जो है वो मून को अपने चारों ओर घुमा लेता है, ये बात सबको पता है, चंदा मामा घूमते ऐसे। लेकिन यही अर्थ सेम उसी मास वाले प्लूटो को नहीं घुमा पाता। प्लूटो नहीं घूमता अर्थ के अराउंड। हम पूछेंगे कि ऐसा काहे, तो जवाब मिलेगा कि भैया प्लूटो बहुत ज़्यादा दूर है। काहे दूर होने से क्या हुआ? अब देखो, दूर होने से क्या होता है। अर्थ का एक दायरा होता है, दायरा का मतलब लिमिट, ठीक है। अर्थ का एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर ही वो
अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यूज कर सकता है। अर्थ का अपना एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर ही जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो काम करेगा। उस लिमिट के बाहर जाइएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा। अगर इसको एक जगह और दिखाया है, मंगल करके एक मूवी आया था ना, मंगलयान, जो अक्षय कुमार वाला, उसमें दिखाया है इस चीज को, मिशन मंगल, हाँ याद आया। तो अर्थ ये है, तो अर्थ का एक दायरा होगा, इस दायरा में ये ऐसे, इस अगर लिमिट के अंदर कोई चीज है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच सकता है, इस लिमिट के बाहर है तो अर्थ उसको नहीं खींच सकता। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? अर्थ का औकात, जिस औकात में वो किसी भी अदर हेवनली बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, इसके पार जाइएगा तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? फील्ड बोलते हैं। अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो ऐसे बोल दीजिएगा, द एरिया अराउंड, सॉरी, द स्पेस अराउंड अर्थ इनसाइड विच द ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसी चीज को समझिए, एक और चीज पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पढ़ना था? 11th में पढ़ना था। ये दोनों आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर 4 में आएगा, ये चैप्टर 1 में आया, ठीक है। ये 11th में पढ़ चुके थे। अब मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप देखा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो मैग्नेट है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ढक्कन जो है वो नॉर्थ पोल है और ये पीछे वाला हिस्सा साउथ पोल है। अब सोचिए, इसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब सोचिए कि दो मैग्नेट है आपके पास, ठीक है। इन दोनों मैग्नेट को इतना दूर रखिए, क्या इतने दूरी पर इसका अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ एक्सपीरियंस होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी दो मैग्नेट को आप ऐसे लेकर के आई करीब में, अगर आप पास लेकर के आते हैं ना, तो दोनों नॉर्थ पोल है, रिपल्शन होगा। दोनों नॉर्थ पोल है, यहां पे लाने के बाद आपको एक रिपल्शन वाला फोर्स फील होगा हाथ में। या अगर ये साउथ पोल रहता तो यहां तक लाने के बाद आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्या हुआ? तो मैग्नेटिक फोर्स लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहीं पर क्यों लगा, यहां पर क्यों नहीं लगा? अगेन औकात। तो मैग्नेट का भी एक फील्ड होता है। उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आए या कोई लोहा वाला सामान आए, फेरस सामान, तब वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल करेगा। लेकिन कब? जब वो इतने दायरे के अंदर आए तब। अगर दायरे से बाहर है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि आपका मैग्नेट कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इसका एक दायरा होगा। इस दायरे के अंदर आप किसी और मैग्नेट को लेकर के आते हैं अगर कुछ इस तरीके से, तो रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा। अगर ये वाला मैग्नेट इतना दूर रखा हुआ है तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा उसको। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। तो ग्रेविटेशन का भी एक फील्ड होता है, मैग्नेटिक का भी एक फील्ड होता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। 11th में पढ़ लिया, 12th में आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। ये अभी डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है? कैपिटल Q है, ठीक है। तो इस कैपिटल Q वाले चार्ज के अराउंड में एक ऐसा स्पेस, कुछ इस तरीके से, एक ऐसा स्पेस जिस स्पेस में इसका इन्फ्लुएंस आप एक्सपीरियंस कर सके। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अगर आप कोई चार्ज को प्लेस कर दे
तब ये चार्ज चाहे अट्रैक्शन या चाहे रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। चाहे ये खींचेगा, चाहे इसको धक्का दे दिया जाएगा। कब ऐसा होगा? जब इस फील्ड के अंदर आएगा तब। हाँ, ये चार्ज अगर बाहर कहीं पर था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब ऐसा? जब अंदर होगा तब अट्रैक्शन या रिपल्शन, बाहर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक चार्ज के अराउंड, जैसे मान लीजिए ये चार्ज है तो इस चार्ज के अराउंड ऐसे पूरा से इमेजिन कीजिए एक स्फेयर यहां पर है। स्फेयर समझते हो ना? गोला, एक गोला यहां पर, गोला के सेंटर पे चार्ज है। तो वो जो गोला होगा ना, उस गोला को कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस स्फेयर के अंदर या जिस स्पेस के अंदर अगर किसी और चार्ज को हम लेके आते हैं तो उसका अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस स्फेयर को या उस स्पेस को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया डिफिनेशन लिखना पड़ेगा तो जरा ध्यान से देखिए डिफिनेशन क्या लिखिएगा। Now, क्या डिफिनेशन लिखा आएगा? द स्पेस अराउंड अ चार्ज इनसाइड विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब खींचने वाला फोर्स, रिपल्शन का मतलब धक्का देने वाला फोर्स। ठीक, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया, किसी भी चार्ज का औकात। ठीक, अब एक सवाल और यहां पर आता है। सवाल ये आता है कि सपोज कीजिए कि यहां तो मेन चार्ज है, इसी चार्ज का फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं। सोचिए कि एक चार्ज यहां लेकर के आए, ठीक है, इस पे धक्का लगेगा या फिर खींचेगा, तो अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है, धक्का लगेगा ऐसे बाहर। ठीक, सपोज करो कि एक और चार्ज लेकर के आए और वो चार्ज यहां पर, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो। अगर हम पूछें कि भैया इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा या इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो जवाब क्या मिलेगा? थोड़ा सा जो दिमाग लगाएगा वो ये बोलेगा कि भैया इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक, क्यों लगेगा? सही बात है, इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पे कम फोर्स लगेगा, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन क्यों लगेगा? तो आंसर ये आएगा कि भैया यहां पर डिस्टेंस देखिए कम है और जरा यहां का डिस्टेंस देखिए ज्यादा है, तो जो नजदीक होगा उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना? चल, ऐसा का है तो बात सही है, जो नजदीक होता है उस पर ज्यादा फोर्स लगता है, उस पर ज्यादा फोर्स लगता है, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। तो अगर ऐसा है तो हमको एक फॉर्मूला चाहिए या हमको एक रिलेशन चाहिए डिस्टेंस और क्यू के बीच में जो इस चीज को प्रूव कर सके, है ना? तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आखिर फॉर्मूला कैसा होता है।
टॉपिक का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब सिंपल होता है वैल्यू, या फिर हिंदी में बोले तो मात्रा, उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, अब देखो सोचो कि तुम्हारे पास एक चार्ज है, क्या नाम है उसका? कैपिटल क्यू नाम है। ठीक है, इसका एक फील्ड है, मान लो कि ये उसका फील्ड है। ठीक है, मान लो कि यहां पर एक चार्ज है ए पॉइंट पर चार्ज है मान लो Q1, और यहां पे एक चार्ज है बी पॉइंट पर, नाम है मान लो Q2। ठीक है, अब यहां से अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मान लो R2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है मान लो R1। बड़ा कौन है? R2 छोटा है, R1 बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सवाल ये है, इस Q चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या कोई भी पॉइंट अगर हम यहां रख लेते हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? क्या सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी या फिर अलग अलग होगी? तो आंसर इसका ये है कि भैया सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। पहला बात क्लियर। दूसरा बात, हम चार्ज के जितना दूर जाएंगे, चार्ज के जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटते चली जाएगी। चार्ज के जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटते चल जाएगी। अब सोचो, यहां से अगर घटते चला जाएगा तब ना यहां आके जीरो हो जाएगा, तभी ना यहां तक आके जीरो हो गया, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो घट रहा है तब तो जीरो हो रहा है। तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात, चाहे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग। दूसरी बात, जितना दूर जाओगे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती चल जाएगी। और इस चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यह हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको निकालने का एक तरीका है। इसको निकालने का क्या है? एक तरीका। अब देखो तरीका क्या है। मानो मान लो कि यहां एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, और हमको बताना है कि यहां A पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A बोलोगे उसको। अगर B पॉइंट पर निकालना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B बोलते। डिफिनेशन क्या होगा, तरीका क्या होगा? देखो, अगर आपको A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और उस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, उस पॉइंट पर कोई भी चार्ज रखा हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको यहां पर इमेजिन करना है 1 कूलम का चार्ज। आपको इमेजिन करना है कि यहां पर 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, और क्या करना है? आपको करना यह है कि आपको यहां पर फोर्स की वैल्यू निकाल देनी है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू कितनी आई? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है? मेरा कैपिटल Q है, और Q2 क्या है? 1 कूलम है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the force applied on a unit positive charge by the charge at that point is called electric field intensity। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा तो हमेशा आप क्या करेंगे? आप वहां पर अगर चार्ज नहीं है तो आप वहां पर 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करेंगे और फोर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उस पॉइंट पर। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू होगी उस पार्टिकुलर पॉइंट पर। आई बात समझ में? अगर डेफिनेशन लिखना है तो देखो ऐसे लिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Electric field intensity at any point can be defined as the amount of force applied on the unit positive charge placed at that point. मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था 10 कूलम का, और इस चार्ज से कहा गया कि इस चार्ज से 2 मीटर दूर एक पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट। इस चार्ज मान लीजिए ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर चार्ज है 10 कूलम का। 2 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है ए। आपको बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। आपको बताना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ठीक, कैसे बनाइएगा? आप लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ए पर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, या ऐसे लिखिए विल बी इक्वल टू फोर्स बाई 10 कूलम एट पॉइंट ए when 1 कूलम इज केप्ट एट इट। कितना हो जाएगा? अगर यहां मान लीजिए कि 1 कूलम रखा रहता तो फोर्स कितना लगता? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 1 बाई 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर, ये हो जाता 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10/4। 10/4 कितना होता बाबू? 10/4 होगा 2.5, 9 का पारा 2.5 बार पढ़ लो, 9 दूना 18, 18 में 4.5 जोड़ दो 22.5, यहाँ गया 22.5 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन पर कूलम। याद रखना ऐसा यूनिट कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम होता है, ये याद रखना, न्यूटन पर कूलम। इसका एक और ऐसा यूनिट होता है, एक और ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, फिलहाल यही याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक, अभी बताएंगे थोड़ी देर में कि आखिर न्यूटन पर कूलम कहाँ से आया, और ये वाला सेकंड चैप्टर में। खैर, ये बात समझ में आ गई। अगर किसी भी चार्ज का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कीजिए, वहां पर 1 कूलम का चार्ज मान लीजिए और फोर्स लगा दीजिए। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है आपने कूलम्स लॉ से, फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हाँ, ये तरीका कब इस्तेमाल करना है? तभी इस्तेमाल करना है जब ए पॉइंट पर कुछ नहीं रखा हुआ हो। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट पर अगर कुछ रखा रहता, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, तब आप वहां पर 1 कूलम इमेजिन नहीं कर सकते थे, है ना। कुछ नहीं रखा हुआ था तब आप इमेजिन कर लिया 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ, नहीं रखा रहता तो 1 कूलम, रखा हुआ है तो क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं कि रखा रहेगा तो क्या करेंगे। हाँ, तो मानिए कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लेकिन वहां पर कुछ रखा हुआ है पहले से। सपोज करते हैं, मान लीजिए कि एक चार्ज है कैपिटल Q नाम का, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, और यहां पर एक चार्ज पहले से रखा हुआ है। हाँ, कुछ नहीं रखा रहता तो 1 कूलम मान लेते, फोर्स लगा देते। अगर रखा हुआ है तब क्या करेंगे? तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालेंगे ए पॉइंट पर, वो क्या होगा? तो वो होगा
फोर्स जो यहां लग रहा है डिवाइडेड बाई चार्ज। कौन सा चार्ज? वो चार्ज जो यहां रखा हुआ है पहले से, ये हो जाएगा F डिवाइडेड बाई Q। जैसे मान लीजिए अगर यहां से यहां निकालना होगा आपको, तो फोर्स की वैल्यू तो आपको मालूम है, फोर्स की वैल्यू क्या? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, यही होता है फोर्स की वैल्यू। डिवाइड कर रहा है जो चार्ज यहां रखा हुआ था उस चार्ज से, ये और ये कैंसिल आउट। क्या मिला आपको? आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। यही तो पिछली बार भी मिला था, है ना? यही तो पिछली बार भी मिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती है वहां पर, अगर कुछ रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है इससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, इस चार्ज पर डिपेंड करती। जिस चार्ज का फील्ड आप निकाल रहे हैं फॉर्मूला में से वही वाला चार्ज आएगा। आई बात समझ में? पॉइंट्स क्या याद रखना है? पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी पॉइंट पर निकालना है, अगर वहां कुछ नहीं रखा हुआ तो 1 कूलम का चार्ज इमेजिन कीजिए, फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर वहां रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालिएगा? फोर्स बाई चार्ज। कौन सा चार्ज? जो चार्ज यहां रखा हुआ था, वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू आपको याद कर लेना है बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर जो q होगा वो मॉड में होगा या नहीं होगा? तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा मॉड में होगा। ये हमेशा किस में होगा? मॉड में होगा। मतलब कि सिर्फ वहां वैल्यू इस्तेमाल करनी है आपको, वहां पर सिर्फ आपको क्या इस्तेमाल करना है? वैल्यू इस्तेमाल करना है। ये माइनस है या प्लस है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, डायरेक्शन कैसे निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालना है? हम तो कह दिया कि वैल्यू इतनी होगी, डायरेक्शन कैसे निकालना है? तो देखिए, मान लीजिए कि यहां पर ये चार्ज है कैपिटल Q, आपको A पॉइंट पर क्या निकालना है? A पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप फॉर्मूला तो ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ गया हमको। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा? तो देखिए, दिशा दो ही हो सकता है, चाहे तो दिशा ये वाला होगा, चाहे दिशा ये वाला होगा। इसको लाल कर दिया जाए, तो चाहे दिशा ये वाला या फिर ये वाला। ठीक, अब ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा इसके साइन पर और इसके साइन पर। यहां सोचिए, अगर कुछ नहीं रखा हुआ था तो हम 1 कूलम का चार्ज माना, कुछ नहीं रखा हुआ था तो क्या माना? 1 कूलम का चार्ज माना। अब ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कौन सा? ये हरा वाला। अगर सोचिए कि ये नेगेटिव रहता और ये तो पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन कौन सा? ये लाल वाला। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है? तो आपका ये चार्ज और ये चार्ज, तो अगर कुछ नहीं रखा हुआ था 1 कूलम, समझ में आ गया। मान लीजिए कुछ रखा रहता, अगर सपोज कीजिए कि यहां पर चार्ज रखा हुआ है A पॉइंट पर, कितना चार्ज? Q चार्ज। अब सोचिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आंसर कौन सा? ये वाला। वैल्यू सेम, वैल्यू यही। हाँ, डायरेक्शन कौन सा? ये वाला। लेकिन अगर मान लीजिए ये चार्ज माइनस में रखा हुआ है, डायरेक्शन कौन सा? ये वाला, लाल वाला। सोचिए कि ये भी अगर माइनस में रहता तो ये माइनस माइनस अगेन रिपेल कर देता, ये प्लस में रखा रहता तो ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करता। तो ये आपको पहले से पता है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हाँ, चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक का नाम चेंज कीजिएगा, टॉपिक का नाम दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म।
चलिए, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखिएगा, देखिए बहुत ही आसान सा है। जैसे हम लोग फोर्स को लिखा था सेम उसी तरीके से लिखेंगे। मान के चलिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका मेन वाला चार्ज, और मान के चलिए कि इस पॉइंट ए पॉइंट पर आपको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, अब सोचिए जरा कि इस Q पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होगा, है ना। इसको हम मान के चलते हैं R1, और इसका भी एक पोजीशन वेक्टर होगा, इसको मान के चलते हैं R2। चलिए, अच्छी बात। यहां से लेके जो यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या, R12 मान लीजिए वेक्टर, है ना। ये R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये R12 वेक्टर। तो आपको ये पहले से पता है कि R1 क्या है, R1 है आपका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, कैपिटल Q। R2 क्या है बच्चा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां मान लीजिए कि स्मॉल q रखा हुआ है, स्मॉल q। R12 क्या है बच्चा, तो R12 क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ या फ्रॉम, कहां से कहां, तो कैपिटल Q टू स्मॉल q, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए ठीक, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको सिंपल यहां पर फोर्स निकाल देना। ठीक, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। तो अगर मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, ए पॉइंट पर। फॉर्मूला हम क्या बोला, हम ये बोला कि फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, अगर यहां पर चार्ज Q रखा हुआ है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, ठीक, स्मॉल q, ठीक, डिवाइडेड बाई r की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो r की जगह पर ये इस्तेमाल करेंगे ना। देखो ये और ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, यही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां क्या इस्तेमाल करेंगे, R12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, और यहां डॉट R12 यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई स्मॉल q, यही ना। देखो फोर्स को ऐसे ही लिखा था, याद करो वेक्टर फॉर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, और यहां पे एक यूनिट वेक्टर। अब यहां पर एक चीज तो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसकी कहानी खत्म। क्या बचता है, तो हमारे पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई ये वाला बचा R12 वेक्टर का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है ना। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन ही होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। अब ये टर्म और ये टर्म तो आपस में मल्टीप्लाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का क्यूब, और यहां आ गया R12 वेक्टर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इसी को कहेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। एक स्टेप चाहे तो और बढ़ सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां Q अपने जगह पर, इसकी चाहे तो आप वैल्यू लिख दीजिए। ये है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है R2, इनिशियल क्या है R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। आप यहां चाहे तो R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और यहां R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का ऐसे, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको देता और यहां नेगेटिव चार्ज रहता, यहां पर पॉजिटिव रहता, तो रिपेल करता, सॉरी अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट अगर ऐसे करता तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला ना लेकर के कौन सा लेते, इधर वाला लेते, नाम हो जाता R21। और R21 अगर होता तो यहां क्या, ये पलटता, ये भी पलटता, ये भी पलटता। तो अगर आपको सिचुएशन ऐसा आता है तो ठीक है, अगर सिंपल सिंपल कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए वेक्टर फॉर्म में, तो आप ऐसे समझा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ, इसको लिखने से पहले आप कुछ बातें लिख लीजिएगा खुद से, 12 के स्टूडेंट है, बच्चे नहीं है। लिखिएगा, कंसीडर अ चार्ज कैपिटल Q हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड चार्ज
small q having position r2, the distance between q and small q is r12 vector which is the displacement vector। वो इतना खुद से लिख दीजिएगा, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब देखो सीबीएसई ने एक बार क्या किया था, सीबीएसई ने एक बार क्या था कि सुपरपोजिशन थ्योरम याद होगा। सीबीएसई एक बार क्या किया कि सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रूव करने बोला, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रूव किया है, लेकिन एक बार किया है फोर्स के जरिए, कूलम्स लॉ के हेल्प से। एक बार सीबीएसई ने पूछा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन कीजिए बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए उसको देख लें। चलिए, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता था? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता था कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पर लग रहा फोर्स जो होगा वो वेक्टर सम होगा बाकी सारे फोर्सेस का, बाकी सारे फोर्सेस का। यहां पर भी बात सेम है। अगर मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम में 2-3 चार्ज है आपके पास। मान लीजिए ये चार्ज नंबर पहला, ये चार्ज नंबर दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर इसकी बात करें हम चार्ज नंबर पहले की, तो इस चार्ज नंबर पहले पर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? एक तो ये लगाएगा जिसको हम क्या बोल देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। 1 पे लग रहा 2 के द्वारा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाएगा, अगेन 1 पे लग रहा 3 के द्वारा, एक ये लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे लग रहा 4 के द्वारा। इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, ये। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले चार्ज पर लगेगा वो हमेशा बराबर होगा पहले चार्ज पर लग रहा दूसरे के द्वारा, पहले पे लग रहा तीसरे के द्वारा और पहले पे लग रहा चौथे के द्वारा, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, सुपरपोजिशन थ्योरम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज है, अब बस एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो जाता है। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है या स्टेटमेंट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एकदम सेम वही चीज है, फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कर दीजिए। फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, चलिए, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट यही है कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा वेक्टर सम होगा बाकी सारे फील्ड का।
और कोई एक फील्ड भी ऐसा नहीं होगा जो दूसरे फील्ड से इन्फ्लुएंस हो जाए। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सिंपल ये मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी इसके प्रेजेंस से, या इसके होने से इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के भी होने से किसी के भी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। और जो नेट फील्ड होता है वो सबका वेक्टर सम होता है। ठीक है, चलिए इसको चाहेंगे आप तो डिराइव भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से डिराइव करना है जैसे वहां डिराइव किया था। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ चार्ज Q2, यहाँ चार्ज Q3, इसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो काला वाला यह पोजीशन वेक्टर है इसका नाम हो जाएगा 3, 1 वेक्टर और इसका नाम हो जाएगा 2, 1 वेक्टर। 2 से 1 की तरफ और 3 से 1 की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस Q1 पर अभी कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? एक तो ये लगेगा जो ये लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से? 1 पे लग रहा 3 के वजह से। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस दिशा में, नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे लग रहा 2 के वजह से। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का। हमको इसी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें? हम बारी बारी इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो चलिए बारी बारी देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 1 पर 2 के द्वारा, वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? Q डिवाइडेड बाई R कौन सा ले? तो ये वाला R21 वेक्टर का क्यूब और यहाँ R21 वेक्टर। यही तरीका था ना, अभी जस्ट बताया वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R21, 21 क्यों? 2 से 1 की तरफ, R21 यहाँ भी एक स्टेप बढ़ा दो इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R21 की वैल्यू क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना। देखो 2 से 1 जा रहा, 1 फाइनल हो गया, 2 इनिशियल हो गया। यहां लिखाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर निकालना हो 3 के द्वारा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, सेम यही चीज लिख देना है। तो R यहाँ 3, 1 हो जाएगा, यहां भी R 3, 1 वेक्टर हो जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मॉड का क्यूब और यहाँ R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। सोचो अगर यहाँ चौथा चार्ज होता या ऐसे लगता, फॉर्मूला क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ R41 होता, यहाँ भी 41 होता। क्या होता? ये 4 हो जाता, ये 4 हो जाता। अगर 5 रहता कहीं पर तो ये 5, ये 5, 6, 6, 7, 7 ऐसे ही चलता। मान लो अगर n नंबर का चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे लग रहा n के द्वारा, क्या लिखते? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते कैपिटल Q और यहाँ सीधा लिख रहे हैं हम R1 वेक्टर और यहाँ Rn वेक्टर के मॉड का क्यूब, यहाँ R1 वेक्टर और Rn वेक्टर। यही होता ना। देखो यहाँ भी 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 n। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 पे लगेगा वो सबका सम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे लग रहा 2 के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे लग रहा 3 के द्वारा, करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे लग रहा n के द्वारा। वैल्यू देखो तो जरा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r1 माइनस r2 वेक्टर का क्यूब r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसकी वैल्यू लिखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r1 माइनस r3 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ r1 माइनस r3 वेक्टर। करते करते कहाँ पहुँचते, तो n पर पहुँचते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r1 वेक्टर rn वेक्टर का क्यूब r1 वेक्टर rn वेक्टर। यही करते ना, ऐसे ही करते, यही आंसर आया। चाहोगे तो इसको थोड़ा सा क्या कर लो, कॉम्प्रेस कर लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में दिख रहा है कॉमन बाहर, क्यू भी सब में दिख रहा है कॉमन बाहर। यहां क्या बचता है, यहां बचा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और यहां r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब प्लस साइन r1 वेक्टर r3 वेक्टर, यहां r1 वेक्टर r3 वेक्टर का क्यूब। आगे बढ़ते यहां लिखते r1 वेक्टर rn वेक्टर, और यहां लिखते r1 वेक्टर rn वेक्टर के मॉड का क्यूब। यही करते ना। अभी भी बहुत बड़ा याद करो सुपरपोजिशन थ्योरम, यहां से सिग्मा लिया था ना, ले लो यहां पर सिग्मा फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, इस चीज को सिग्मा ले लो। देखो कैसे लोगे, यहां पर है r1 वेक्टर माइनस ri वेक्टर कर दो, और नीचे कर दो r1 वेक्टर माइनस ri वेक्टर के मॉड का क्यूब कर दो। जहां पर i की वैल्यू देखो कहां से कहां तक है, 2 से है ना, 2 से लेके n तक। एक बार i की जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, ये टर्म आ जाएगा। एक बार i की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, ये टर्म, 4 पुट करना है, ये टर्म, ऐसे। ठीक, चलो, तो ये था आपका सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए भी, इस साल के लिए और सीबीएसई के लिए भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। खैर, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, वो जितना भी क्वेश्चन था जो आप इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा है कूलम्स लॉ वाला, वो सारा का सारा यहाँ पर रिपीट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, कोई भी बुक खोलिए, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, और एक बात और, हमको एक अनाउंसमेंट करना था। अनाउंसमेंट ये करना था कि 1 या 2 लेक्चर हार्डली और आएगा जो रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पे लाइव आएंगे, हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उस टाइम में पार्टिकुलरली एक अल्टरनेट बांध दिया जाएगा, उस अल्टरनेट में उस टाइम में लाइव आएंगे यूट्यूब पर और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो जो होगा वो रिकॉर्डिंग हम हटा देंगे। ठीक है, ऐसे तो लाइव अगर आते हैं तो आप पेज पे रह जाता है। ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हम हटा देंगे। ठीक है, ये बस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग पढ़ नहीं रहे। ठीक है, अब नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम कहा ना, बहुत से लोगों से बात हुआ है, कोई 2 लेक्चर देखा है, कोई 3 लेक्चर देखा है, और इसीलिए अनाउंसमेंट भी हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं। जो लास्ट का लेक्चर देखेगा उसी को पता चलेगा कि लाइव आने वाले हैं और हटने वाला है सब कुछ। खैर, तो जैसे ही वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद हमसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कि कौन सा टाइमिंग अच्छा रहेगा, किस टाइमिंग में लाइव आएँ। उस 1 घंटे के स्लॉट में आपको लाइव आकर के हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए।